दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर जो 30 जुलाई को स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिल होना, नियर अबाउट 2 वीक 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी जगह आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, सर कोई एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। कब फॉर्म फिल होगा, कैसे फॉर्म फिल होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या कट ऑफ है, कौन कौन से जोन में फिल करना चाहिए, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो डियर इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे डिटेल में। सो मेरा नाम है सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। सो डियर अगर हम एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को 2 पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, यहां पे हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे यहां पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो फॉर्म की जो ओपनिंग डेट थी दैट इज 30 जुलाई 2024 को फॉर्म आपका ओपन हो गया है। आप ये फॉर्म ओपन है, आप फिल कर सकते हो। जो लास्ट डेट है ये है 29 अगस्त। 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, बट हमको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल करो। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हो जो डेट आपके पास जो विंडो ओपन रहेगी ये 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक के लिए विंडो ओपन रहेगी, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो फर्दर तो। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी कुछ डेट्स को लेके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डियर कि कितनी वैकेंसी निकली है। देखो डियर वैकेंसी 2 पार्ट में निकाली गई है। पहले तो जो वैकेंसी निकाली गई है जैसे कि आप देख पा रहे हो, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल, ठीक है, एडवाइजर के लिए जो वैकेंसी निकली है, जिसका कि आपका जो पे ग्रेड होगा आपका वो 44,900 होगा डियर। लेकिन इसकी जो पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आप देख पा रहे हो 17 पोस्ट है, ठीक है, 17 पोस्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के लिए है। जी हां, ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के लिए, जिसके लिए 17 पोस्ट है। एज लिमिट आप देख सकते हो 18 to 36 ईयर है इसके लिए। और उसके बाद जो सारी आरआरबी में थोड़ी थोड़ी करके जो वैकेंसी निकली है डियर, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, ठीक है, रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, टोटल 7934। जी हां, 7934 वैकेंसी यहां पे निकली है, जिसका इनिशियल पे आपको रहेगा 35,400। ठीक है, यहां पे भी जो आपका एज लिमिट दी है 18 से 36 ईयर दी है, और एज के बारे में डिटेल में उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एनेक्सर ए लगाया हुआ है, जहां पे आप एज रिलैक्सेशन वगैरह और डिटेल में चेक कर सकते हो। तो ये तो थी बात डियर कितनी वैकेंसी है और क्या हमारी यहां पे एज लिमिट रहने वाली है। तो टोटल वैकेंसी 7951 है, आउट ऑफ विच 7934 जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जो डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी जोन में इन्होंने कैटेगराइज की हुई है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहां पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो डियर एज क्राइटेरिया की हम बात कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप एनेक्सर ए देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, दैट इज, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आने वाली है आप लोगों के लिए डियर, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो लास्ट लाइन पे फोकस करना, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, शुड नॉट अप्लाई डियर, शुड नॉट अप्लाई। अगर आपका रिजल्ट नहीं अभी तक अनाउंस हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल। और बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे क्वेरी थी, सर मैंने बीटेक किया हुआ है, क्या मैं फिल कर सकता हूं क्या? सर मेरा डिप्लोमा है, क्या मैं फिल कर सकता हूं क्या? जी हां, चाहे आपका डिप्लोमा हो या आपने डिग्री किया हो, बीटेक किया हो 4 ईयर का, दोनों ही केस में आप इस फॉर्म को, आरआरबी जेई के फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट कंडीशन यह है कि आपका कंप्लीट रिजल्ट आपके पास हो, रिजल्ट अवेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे आपका बीटेक हो या आपका डिप्लोमा हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब डियर कौन कौन सी ब्रांचेस में हम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी। पहले अगर फीस की बात कर ले
तो फीस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसकी फीस है डियर 500। जी हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए जो फीस है 500, कैटेगरी के लिए और फीमेल के लिए जो फीस है 250। कितना है? 250। लेकिन आरआरबी की एक खास बात हमेशा से रही है, ये फीस ना रिफंडेबल है। रिफंडेबल लेकिन किस केस में है? अगर आपने सीबीटी 1 अटेम्प्ट किया है तो। अगर आपने सीबीटी 1 भी अटेम्प्ट नहीं किया है, जैसे कि हम अभी आगे एग्जाम क्राइटेरिया पे बात करेंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो पार्ट में एग्जाम होता है। अगर आपने सीबीटी 1 में अगर आप अपीयर हुए हो तो डियर यहां पे आपको, अगर आपने 500 फीस पे की है तो उसमें से आपको 400 रिफंड आ जाएगा। और अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपने 250 फीस पे की है तो आपको 250 का 250 पूरा क्या आ जाएगा? रिफंड आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे, दिस फीस दैट इज 250 शैल बी रिफंडेड। ठीक है, तो यहां पे जो बैंक चार्ज आपके थोड़े बहुत कटेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा फीस क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, अगर आपने सीबीटी 1 यहां पे अपीयर किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं, दैट इज जो मैं आपसे बोल रहा था कि इसके जो आपका एग्जाम होगा, इसके क्या क्या स्टेजेस है एग्जाम के होने के। तो डियर एग्जाम के होने के टोटल 4 स्टेजेस है, टोटल 4 स्टेजेस है। पहले आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट मींस सीबीटी मींस व्हाट? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 1। इसका सिलेबस भी हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। यहां पे आपका प्योर नॉन टेक्निकल वाला पार्ट रहता है सीबीटी 1 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड स्टेज है डियर सीबीटी 2, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड पार्ट, जहां पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा। जी हाँ, क्या होगा? आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है। ये 4 स्टेजेस जब आप क्लियर कर लोगे तब आप जेई लग जाओगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। जी हाँ, तो डियर सिलेबस की अगर बात कर ले तो सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसमें आपका 30 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाता है। 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये मैथमेटिक्स डियर बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स है, जिसका वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वेरी सिंपल, यहां पे आप दैट इज नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब चीजें हैं। यहां पे आपका क्वांट का पार्ट है और कुछ पार्ट आपका जो आपका 10th क्लास का मैथ्स का है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। आप देख पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो 10th का पार्ट है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये वाला जो आपका पार्ट है 10th की मैथ से लिया हुआ है। बाकी सारा ये क्वांट का आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट पे हम थोड़ा सा आपको बस फोकस करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री, दोबारा बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन। ठीक है, और ये डिटेल में, बहुत डिटेल में, डीप में आपको कराया ही जाएगा। डियर 30 मार्क्स का वेटेज रहता है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजनिंग, आप सबकी फेवरेट, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद है, जिसको आप प्रैक्टिस आप इतना कर चुके होंगे कि देखते ही उड़ा देते हो। नहीं भी किया अभी तक तो टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपकी प्रैक्टिस हमारे साथ साथ चलती रहेगी। तो रीजनिंग भी अगेन डियर 30 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 30 मार्क्स की क्या आएगी? आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, जो सीबीटी 1 के सिलेबस में जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। इसमें नॉर्मल आपकी स्टैटिक जीके वाला पार्ट पूछते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर से पूछते हैं। इसका जो आपका वेटेज रहेगा डियर, ये रहेगा 15 मार्क्स का। कितना रहेगा? 15 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। नेक्स्ट आपका जनरल साइंस, अगेन जो आपने 10th क्लास तक का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, जी हाँ, एनसीईआरटी का सिलेबस। किसका सिलेबस? एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस बोले तो थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट यहां पे आता है। तो जनरल साइंस का ये पार्ट है सीबीटी 1 में, जिसका वेटेज है 25 मार्क्स। कितना वेटेज है इसका? 25 मार्क्स का वेटेज है। तो डियर ये आपका पूरा सिलेबस है किसका? सीबीटी 1 का। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाओगे कि जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 100 मार्क्स बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? आपका 100 मार्क्स बन जाएगा पूरा। ठीक है, यहां पे एक करेक्शन जो थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि मैंने बताया था कि जनरल अवेयरनेस वाला जो सेशन है ये 15 मार्क्स का है। जी हाँ, 15 मार्क्स का है। जनरल साइंस वाला जो हमारा पार्ट है 30 मार्क्स का है, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये 25 मार्क्स का। ठीक है, बस ये थोड़ा इंटरचेंज है, बाकी टोटल जो इसका सम आएगा दैट इज 100 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे हमने जनरल साइंस आपको 25 बताया था, लेकिन जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ये आपका 30 मार्क्स का है, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये आपका कितने का होगा? 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसको अभी अपन करेक्ट कर देते हैं। जनरल साइंस वाला पार्ट है ये आपका 30 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 30 मार्क्स का होगा। ठीक है,
और जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट था, रीजनिंग वाला पार्ट दैट इज ये 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो लेकिन जब हम सबको सम कर देंगे तो सम कितना रहेगा हमारा, 100 मार्क्स का रहेगा। डियर 100 मार्क्स का आपका CBT 1 का पेपर रहता है, और इसका जो लेवल रहता है ना, बहुत मतलब बिलो एवरेज लेवल रहता है। लेवल क्या रहता है, बिलो एवरेज। लेकिन जब भी किसी भी एग्जाम में अगर लेवल थोड़ा लो रहेगा तो डियर कट ऑफ वहां पे हमेशा हाई जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए 90 मिनट्स का हमारे पास टाइम रहेगा 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सो डियर स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिस 100 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने हैं जहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने हैं जहां पे कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, जो जनरल अवेयरनेस वाला और जनरल साइंस वाला सेक्शन है वहां पे टाइम नहीं लगता है ज्यादा, या तो आता है या नहीं आता है, हमने पढ़ा यस और नो, खत्म। तो 90 मिनट्स का टाइम है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो स्पीड बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी हमको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डियर यहाँ पे, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न था CBT 1 का। CBT 2 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो CBT 2 डियर आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है। कितना होता है, 150 मार्क्स का, जहां पे जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है ये 50 मार्क्स का होगा, और जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, जो आपकी टेक्निकल एबिलिटी है, कंबाइंड पूरा नॉन टेक्निकल, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एनवायरमेंट, यहां तक पूरा 50 मार्क्स, और जो टेक्निकल एबिलिटी है पूरा अकेला 100 मार्क्स का। अब जो टेक्निकल एबिलिटी है ये आपकी ब्रांच है डियर, ठीक है। आपकी सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच से आपका सिलेबस आएगा। और 50 मार्क्स यहाँ पे आपका CBT 2 में नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने CBT 1 के लिए पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा जो हमको पढ़ना पड़ता है, बस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन इश्यूज के बारे में हम CBT 1 में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बस थोड़ा सा और डिटेल में हमको देखनी होती है चीजें, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से डियर। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सिलेबस की बात कर लेंगे। तो डियर जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ये आप देख पा रहे हो, ये हम CBT 1 में भी कवर कर चुके हैं। अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमने CBT 1 में कवर किया था, सेम वही है 10th क्लास तक का जो आपका CBSE का सिलेबस है। यहाँ पे बस थोड़ा सा पार्ट हमारा ये जो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं, स्टोरेज के बारे में, इंटरनेट, ईमेल के बारे में, वेबसाइट के बारे में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यहां से। तो CBT 1 में हमने नॉन टेक्निकल पढ़ाई था, बट CBT 2 के लिए ये पार्ट हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे सिलेबस की डियर, इसके बाद जो आपके पास एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल में आप देख पा रहे हो, यहां पे भी हमको थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं जैसे एसिड रेन वगैरह, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट की सिर्फ, ठीक है। पॉल्यूशन कैसे, हमारे कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, कौन कौन सी गैस है जिनको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, किस किस टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को, ये सब हमको डिटेल में, ठीक है, पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया जो भी आपकी ब्रांच है वो भी आपका ब्रांच का सिलेबस है, वो यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डियर CBT 2 में, तो टोटल जैसे कि मैंने बताया था 150 मार्क्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे 15 मार्क्स दिए हुए हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को 15 मार्क्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन को 10 मार्क्स, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन को 10 मार्क्स, और जो आपका टेक्निकल होगा टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पे 100 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स। और डियर इसके लिए कितना टाइम है, 120 मिनट्स, ओनली 2 आवर्स। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो अगेन स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपको अगर RRB JEE के अगर CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करने हैं तो डियर सिलेबस तो आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, साथ में आपको अपनी स्पीड पे भी वर्क करना ही पड़ेगा। आपको कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन अगर आप गिवन टाइम ऑफ फ्रेम में नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ। और स्पीड बनाने का डियर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। उससे प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि आपकी स्पीड बन सके। जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, टाइम लगा लगा के प्रैक्टिस करो कि मैं 60 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं, 50 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। और जितने क्वेश्चन आप अपने घर बैठ के कर पाओगे ना, तो एग्जाम के प्रेशर में वहां एग्जामिनेशन हॉल में आप उससे थोड़ा कम ही कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आप अपने घर में बैठ के तो आराम से, सपोज आपने 120 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो एग्जैक्ट, लेकिन अगर वहां घर में 150 कर पा रहे हो तो वहां 130 ही कर पाओगे,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपको वहां पे 150 करने हैं 120 मिनट में, तो मेक श्योर करना है अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के आप 120 मिनट में 170 से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तब वो वहां पे 150 रिफ्लेक्ट होगा। तो नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं, हो गया आपका CBT 2 का पैटर्न इस तरह रहने वाला है डियर। मिनिमम देखो, एक यहां पे कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मिनिमम मार्क्स जो आपको स्कोर करना ही करना है वो अनरिजर्व के लिए 40% है, EWS के लिए भी 40% है, दोनों के लिए सेम है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए सिर्फ 25% है। जी हाँ, कम से कम इतने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। अगर इतने मार्क्स आपने सिक्योर नहीं किया, आप पहले ही रेस से बाहर हो, इसके बाद इसके ऊपर मेरिट लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर मेरिट लगना स्टार्ट होगा। और लास्ट लाइन आप देख पा रहे हो डियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा CBT 2 के लिए। आपको पता है CBT 2 में आपको टेक्निकल एबिलिटी का, अपनी ब्रांच का पेपर देना होगा, और वो बोल रहे हैं कैलकुलेटर मिलेगा। इसका क्या मतलब है कैलकुलेटर मिलेगा? इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आप खुद सोचो कि वो आपको कोई कैलकुलेटर देके बिठाए एग्जाम में और एक भी न्यूमेरिकल ना दे, कोई सेंस है इस बात का? ठीक है, तो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स तो आपको देखने को मिलेंगे CBT 2 में। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे आपको बेस नहीं रहना है, न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कैलकुलेटर मिलने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी CBT 2 की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डियर, ये आपका, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है। आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, क्या मैं इलेक्ट्रिकल से फिल कर सकता हूं क्या? मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, लेकिन क्या मैं इलेक्ट्रिकल में फिल कर सकता हूं क्या? अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है डियर। अब देखो, यहां पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। एक तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो या तो आपने डिप्लोमा किया हो या आपने क्या किया हो, बीटेक किया हो, दोनों में से कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल हो। अब मैकेनिकल के लिए, अब सपोज आप मैकेनिकल से फिल करना चाह रहे हो, तो मैकेनिकल के केस में डियर कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, कौन कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट मैकेनिकल से फिल कर सकते हैं RRB JEE का फॉर्म, ये पूरा लिस्ट यहां पे दिया हुआ है। आपने प्रोडक्शन में किया है, ऑटोमोबाइल में किया है, मैन्युफैक्चरिंग में किया है, मैकेट्रॉनिक्स में किया है, इंडस्ट्रियल में किया है, मशीनिंग में किया है, टूल एंड मशीनिंग में किया है, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग में किया है, आपने इसमें से किसी में भी किया हो, आप डियर क्या कर सकते हो, दैट इज मैकेनिकल से आप फॉर्म फिल कर सकते हो RRB JEE का। ठीक है, तो अगर आपको मैकेनिकल से, मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अगर आपको लड़ाई करनी है, मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अगर आपको कंपटीशन करना है, तो इनमें से किसी ना किसी ब्रांचेस में या तो आपने डिप्लोमा किया हो या डिग्री किया हो, तो ही आप फिल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डियर, तो जो नेक्स्ट ब्रांचेस आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड। ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल में फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए निकलेंगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले ही एलिजिबल हैं। साफ साफ दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। इलेक्ट्रिकल के केस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देख पा रहे हो, बस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के केस में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या डिग्री है या डिप्लोमा है, तो आप इलेक्ट्रिकल में नहीं फिल कर पाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से RRB JEE का फॉर्म फिल करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है उनके लिए अगर RRB JEE का फॉर्म फिल करना है, तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कंप्यूटर एंड साइंस। डियर, कंप्यूटर साइंस और IT वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर CSC वालों के लिए क्या RRB में वैकेंसी है? डियर, CSC के लिए अलग से ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, बट CSC वाले और IT वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी वैकेंसी निकलेंगी, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आ रही हैं, उसमें आप लोग एलिजिबल हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहां पे आप फिल कर पाओगे। ठीक है, तो डियर दोबारा बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप फिल करना चाह रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल के लिए आप फिल करना चाह रहे हो तो आपकी ब्रांच सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही होनी चाहिए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की डियर, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी
सिर्फ और सिर्फ या तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और डिप्लोमा किया हो या बीएससी किया हो सिविल इंजीनियरिंग में आपने, तभी आप फिल कर पाओगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने नहीं दिए हैं। तो जो बहुत सारे ऑप्शंस जो आप देख पा रहे हो डियर, वो मैकेनिकल में और ईसी के लिए देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब केमिकल और मेटलर्जी के लिए जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो 17 पोस्ट थी, उसके लिए ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, केमिकल में आपने या मेटलर्जी में आपने किया हो। ठीक है, तो यहां से आप एक बार इसको ध्यान से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल करना, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 5 to 10% स्टूडेंट डियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, इसी रीजन से वो डिटेल्स ढंग से नहीं पढ़ते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, बस फॉर्म फिल कर दिया, बाद में देखेंगे। एग्जाम क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए, कितनी अफसोस की बात है, आप खुद सोचो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे डियर, जी हां, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो वीडियो हमारी रहेगी ये 2 पार्ट में रहेगी, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट रहेगा उसका मैं आपको एक प्रीकैप दिखा रहा हूं, क्या है कि कौन कौन से आरआरबी में कितना कट ऑफ गया था 2019 में, जब लास्ट टाइम में ये आया था। तो ये डिफरेंट जितने भी जोन है हमारे पास, सबकी कट ऑफ यहां पे हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास वीडियो इसके जस्ट बाद अपलोड हो जाएगी, तो उस वीडियो सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको फर्स्ट पार्ट में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो डियर इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये होप आपको अच्छे से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला होगा अभी तक। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पे या एलिजिबल है। आपका कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप अगर मैसेज भी करोगे इस वीडियो के नीचे डियर, कमेंट करोगे, तो वहां पे भी आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा इसका। थैंक यू वेरी मच।